आरएमसी शाउटर, जो एक प्लेन क्रैश का अकेला सर्वाइवर है, जंगल में इधर उधर भटकता है पानी ढूंढने के लिए। लगता है प्लेन क्रैश में उसके माँ बाप भी मर गए थे। जब उसका जिस्म आखिरकार हार मान लेता है और वह बेहोश होने लगता है, तब एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर आता है जिसकी एक आंख पर पट्टी है और पूछता है कि क्या तू जीना चाहता है। जब वह कहता है कि हाँ, तब वह आदमी साफ कह देता है कि अब तुझे लड़ाई की सख्त जिंदगी जीनी पड़ेगी, इतनी सख्त कि तू सोचेगा यही मर जाता तो बेहतर था। वह आदमी उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हम मिशन के बीच में हैं, ऐसे कचरे को उठाने से सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। लेकिन वह आदमी गुस्सा हो जाता है और उन पर चिल्लाता है, कहता है कि वह कमजोर लोगों के ऑर्डर नहीं मानता। इस तरह गुजू क्यू है, जो कैप्टन था, शाउता का गॉडफादर बन गया। जब वे बेस पर लौटते हैं, गुजू शाउता को एक रिवॉल्वर देता है और कहता है कि यह अब तेरा है। वह समझाता है कि इसके साथ जीना भी है और मरना भी है, लेकिन उसे पता है कि अभी शाउता की मौत बहुत दूर है। गुजू उसको खाना और पानी देता है और कहता है कि खाना खत्म करते ही तू वॉरियर बन जाएगा। ये बात शाउता को चौंका देती है। खाने के बाद गुजू अपना प्लान बताता है कि वह शाउता को बिना रुके ट्रेन करेगा और सिर्फ 5 साल में पूरा वॉरियर बना देगा। गुजू एक लड़ाकू पेशेवर है जो दुनिया भर में गोरिल्ला ऑपरेशंस चलाता है। जैसे उसने कहा था, गुजू शाउता को किस्म किस्म की सख्त ट्रेनिंग देने लगता है, मार्शल आर्ट्स सिखाता है और हर तरह के हथियार चलाना भी। पता ही नहीं चला कब वो इतना स्ट्रांग हो गया कि यूनिट में कोई उसको कचरा समझकर ट्रीट करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अपने बुड्ढे के साथ ट्रेनिंग के दौरान शाउता एक स्नाइपर शॉट से जंगली सुअर को मार गिराता है और बेस पर ले आता है। उसकी हालत जानकर यूनिट के बाकी लोग उसकी टैलेंट देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ 10 साल का है। कुछ तो कहने लगे कि शायद इसमें कैप्टन से भी ज्यादा टैलेंट है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह 1 किलोमीटर दूर से हिरण की दाईं आंख को शूट कर सकता है। 12 साल बाद दुश्मन के कैंप में ऑप्स वाले बात कर रहे होते हैं कि एक खतरनाक किराए का आ गया है जिसका नाम क्रिम्सन है। उनके मुताबिक क्रिम्सन एक मास्टर स्नाइपर है जो 2 किलोमीटर दूर से मच्छर की बाईं आंख को शूट कर सकता है। ऐसे बंदे के सामने वे समझते हैं कि शायद उनका काम तमाम है। एक नया रिक्रूट जो यह रूमर नहीं मानता, उससे डिसएग्री करता है, लेकिन तभी अचानक होता है। एक स्नाइपर बुलेट उसके सर में कहीं से घुस जाती है और पूरा कैंप अफरा तफरी में डूब जाता है। वे तो अपनी आर्मी के एरिया के गहरे अंदर हैं, उनको लगता है दुश्मन के आने का कोई चांस नहीं। अचानक एक और शॉट होता है और इस बार जनरल मर जाता है। इधर क्रिम्सन, जो असल में शाउता है, दूर एक स्काईस्क्रेपर पर मजे ले रहा है, जबकि वह पूरे कैंप को अकेला खत्म कर देता है। उसको मिशन मिला था जनरल को मारने और यूनिट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का, बदले में 50,000 यूरोज। जब वो वापस जाने का फैसला करता है अपने बुड्ढे को रिपोर्ट करने, पास की एक दुश्मन यूनिट उसको देख लेती है और तुरंत उस पर चार्ज करने लगती है। अब वो मजबूरन अपना रिवॉल्वर निकालता है उन सबको संभालने के लिए। रिवॉल्वर देखकर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नौसिखिया लगता है। लेकिन उनको क्या पता कि रिवॉल्वर के 3 बड़े फायदे हैं जो दूसरे हथियारों में नहीं। पहला, ये कभी जाम नहीं होता। दूसरा, इसमें बड़े कैलिबर के बुलेट्स डाल सकते हैं जिनकी प्रवेश शक्ति बहुत ज्यादा है। और तीसरा, इस पर लड़ाई के मैदान की गॉडेस की दैवीय सुरक्षा है। सिर्फ 3 शॉट्स में शाउटा अपना प्रभाव दिखा देता है और पूरी यूनिट को खत्म कर देता है। फिर गुजू चॉपर लेकर आता है और उसको वहां से रेस्क्यू कर लेता है। चॉपर पर गुजू उसको मुबारकबाद देता है कि तूने वॉर में तीसरा जनरल मारा है, लेकिन कहता है कि अब एक नया मिशन है जिसमें शाउटा को जापान जाना पड़ेगा। जैसे कि उम्मीद थी, शाउटा सोचता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े लीडर की हत्या होगी, लेकिन बुड्ढा उसकी बात काट देता है और कहता है कि तू एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में टीचर बनेगा, क्योंकि शाउटा 5 लैंग्वेजेस रवानी से बोल लेता है। गुजू कहता है कि तेरा मिशन स्कूल में घुसकर इंग्लिश टीचर बनकर है। थोड़ी देर बाद एक फेक आईडी तैयार हो जाती है जिसमें उसका अंडरकवर नाम डाल दिया जाता है। फिर वो जापान के लिए प्लेन में बैठ जाता है, सोचते हुए कि इस बार कौन सी मुश्किलें सामने आएंगी। जापान पहुंचकर शाउटा सुविधा स्टोर से कुछ खाने के लिए ले लेता है। टेस्ट, हाइजेनिक पैकेजिंग और सबसे ज्यादा सस्ता दाम देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उसका ध्यान खींचती है वो है जगह की शांति। इधर उधर देखने पर सिर्फ लोग डेट्स पर जाते हुए, पिकनिक करते हुए या फिर मजे करते हुए दिखते हैं। वो सोचता है कि इतनी पीसफुल कंट्री में मिशन क्या हो सकता है। खाना खाकर शाउटा सेफ हाउस की तरफ जाता है जो उसके लिए तैयार किया गया था। हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचकर वो स्काईस्क्रेपर के अंदर अपना अपार्टमेंट ढूंढ लेता है और लुक्स देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है। अपार्टमेंट स्कूल के भी बिल्कुल पास है जहाँ उसको पढ़ाना है। अंदर जाते ही शाउटा को कुछ अनयूजुअल फील होता है, फिर भी वो बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद पीछे से एक आदमी छुरी लेकर उस पर हमला कर देता है। अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स की वजह से शाउटा टाइम पर उसको पता लगा लेता है। वो पानी की बोतल उठा लेता है और उस आदमी की आंखों के सामने विजन डिसरप्ट करने के लिए उस पर फेंक देता है। फिर सीधा उसके मुंह पर मुक्का मारता है। आदमी हैरान रह जाता है, बिल्कुल रुकता नहीं। आदमी फिर भी पूरा स्विंग करने की कोशिश करता है, लेकिन शाउटा आसानी से चकमा कर लेता है और चाकू को गिरा देता है। उसकी फिजिकल एबिलिटीज को अपने सामने देखकर आदमी कंफर्म कर लेता है कि ये वही मशहूर क्रिम्सन है। शाउटा फिर आदमी का गला पकड़ लेता है, पूछता है कि तू है कौन।
आदमी आसानी से हथियार डाल देता है, कहता है कि शायद मैंने खुद को अत्यधिक समझ लिया था सोचकर कि अकेला लेजेंडरी क्रिम्सन को हरा सकता हूँ। शाउटा थोड़ा ज्यादा परेशान फील करते हुए उससे कहता है कि अगली बार 5 लोगों की टीम लेकर आना चाहिए। अचानक एक यंग लड़की उसके पीछे आ जाती है, पिस्टल उसके सिर पर ताने हुए ऑर्डर देती है कि हिलना मत। शाउटा जो बिल्कुल हैरान नहीं लगता, कैजुअली उससे कहता है कि हैमर उठा हुआ नहीं है, जिससे वो घबरा हो जाती है। फिर वो पलटता है और एकदम से सिलेंडर पकड़ लेता है। उससे कहता है कि अगली बार ज्यादा केयरफुल रहना। लड़की उसके टिप के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन कहती है कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो लोग यहाँ सिर्फ उसके लिए पीछे का समर्थन देने के लिए आए हैं। फिर वो ऑफिशियली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उल्फाइम और मेलिन के रूप में। उल्फाइम अकादमी में आर्ट टीचर बनकर घुसपैठ करेगा ताकि शाउटा को सपोर्ट दे और उसे कल्चर में सेटल होने में मदद करे। मेलिन तथापि स्टूडेंट बनकर घुसपैठ करेगी ताकि शैडोज से सपोर्ट दे सके। शाउटा फिर रिवील करता है कि उसने उनकी मौजूदगी को प्रवेश द्वार करते ही सेंस कर लिया था और सिर्फ देख रहा था कि ये लोग किस चीज के बने हैं। वो पूछता है कि क्या उन्होंने जानबूझकर सस्ता हमला बनाया था सिर्फ उसे चेक करने के लिए, लेकिन डुओ के हौसले टूट जाते हैं क्योंकि वो सच में पूरी कोशिश कर रहे थे। जब वो पूछते हैं कि कोई क्वेश्चंस हैं क्या, शाउटा पूछता है कि मेलिन को कैसे लगता है कि वो टीनेजर देखो खींचो ऑफ कर लेगी जबकि वो क्लियरली 20s में है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी स्किन दोष रहित चिकनी है तो जापानीज हाई स्कूल गर्ल्स के बीच में अलग दिखना नहीं करेगी। उल्फाइम बीच में बोलता है, उससे कहता है कि खुद की ग्लेजिंग बंद कर, और वो फिर से स्नैप कर जाती है। फिर डुओ बाद में शाउटा को मिशन के बारे में संक्षिप्त करने का डिसाइड करते हैं। गोल है अकादमी में घुसपैठ करके साकुराको कुजो को प्रोटेक्ट करना, जो एक ग्लोबल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट की बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है। ये एक हिडन जापानीज मिलिट्री कॉर्पोरेशन है जो युद्ध उपकरण विकसित करने करता है, रॉकेट्स से लेकर गोला बारूद तक। कॉर्पोरेशन के बारे में कहा जाता है कि वो पड़ोसी देश को चक्कर बनाकर कंट्री के हथियार निर्यात सिद्धांत से बच रहा है, जो इश्यू नहीं था जब तक वेस्ट तक लिमिटेड था। लेकिन उनको रिपोर्ट्स मिली है कि प्रेसिडेंट कुजो ने प्रोडक्ट्स साम्यवादी देश को फाइनल करना शुरू कर दिया है, जो अंततः विश्व विनाश की तरफ ले जाएगा। अब दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड हैं, तो वो सबसे अधिक उसकी बेटी को फायदेमंद बनाकर उस पर प्रेशर डालेंगे। इसलिए शाउटा जैसे स्किल्ड बंदे को हायर किया गया है ताकि वो इन अनजान लोगों से उसकी निगरानी और हिफाजत करे। शाउटा से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो साकुराको को मीठी बातें करे ताकि हथियारों का निर्यात के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके, और उस आदमी की आंखों के सामने विजन डिसरप्ट करने के लिए उस पर फेंक देता है। फिर सीधा उसके मुंह पर मुक्का मारता है। आदमी हैरान रह जाता है, बिल्कुल रुकता नहीं। आदमी फिर भी पूरा स्विंग करने की कोशिश करता है, लेकिन शाउटा आसानी से चकमा कर लेता है और चाकू को गिरा देता है। उसकी फिजिकल एबिलिटीज को अपने सामने देखकर आदमी कंफर्म कर लेता है कि ये वही मशहूर क्रिम्सन है। शाउटा फिर आदमी का गला पकड़ लेता है, पूछता है कि तू है कौन। आदमी आसानी से हथियार डाल देता है, कहता है कि शायद मैंने खुद को अत्यधिक समझ लिया था सोचकर कि अकेला लेजेंडरी क्रिम्सन को हरा सकता हूँ। शाउटा थोड़ा ज्यादा परेशान फील करते हुए उससे कहता है कि अगली बार 5 लोगों की टीम लेकर आना चाहिए। अचानक एक यंग लड़की उसके पीछे आ जाती है, पिस्टल उसके सिर पर ताने हुए ऑर्डर देती है कि हिलना मत। शाउटा जो बिल्कुल हैरान नहीं लगता, कैजुअली उससे कहता है कि हैमर उठा हुआ नहीं है, जिससे वो घबरा हो जाती है। फिर वो पलटता है और एकदम से सिलेंडर पकड़ लेता है। उससे कहता है कि अगली बार ज्यादा केयरफुल रहना। लड़की उसके टिप के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन कहती है कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो लोग यहाँ सिर्फ उसके लिए पीछे का समर्थन देने के लिए आए हैं। फिर वो ऑफिशियली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उल्फाइम और मेलिन के रूप में। उल्फाइम अकादमी में आर्ट टीचर बनकर घुसपैठ करेगा ताकि शाउटा को सपोर्ट दे और उसे कल्चर में सेटल होने में मदद करे। मेलिन तथापि स्टूडेंट बनकर घुसपैठ करेगी ताकि शैडोज से सपोर्ट दे सके। शाउटा फिर रिवील करता है कि उसने उनकी मौजूदगी को प्रवेश द्वार करते ही सेंस कर लिया था और सिर्फ देख रहा था कि ये लोग किस चीज के बने हैं। वो पूछता है कि क्या उन्होंने जानबूझकर सस्ता हमला बनाया था सिर्फ उसे चेक करने के लिए, लेकिन डुओ के हौसले टूट जाते हैं क्योंकि वो सच में पूरी कोशिश कर रहे थे। जब वो पूछते हैं कि कोई क्वेश्चंस हैं क्या, शाउटा पूछता है कि मेलिन को कैसे लगता है कि वो टीनेजर देखो खींचो ऑफ कर लेगी जबकि वो क्लियरली 20s में है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी स्किन दोष रहित चिकनी है तो जापानीज हाई स्कूल गर्ल्स के बीच में अलग दिखना नहीं करेगी। उल्फाइम बीच में बोलता है, उससे कहता है कि खुद की ग्लेजिंग बंद कर, और वो फिर से स्नैप कर जाती है। फिर डुओ बाद में शाउटा को मिशन के बारे में संक्षिप्त करने का डिसाइड करते हैं। गोल है अकादमी में घुसपैठ करके साकुराको कुजो को प्रोटेक्ट करना, जो एक ग्लोबल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट की बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है। ये एक हिडन जापानीज मिलिट्री कॉर्पोरेशन है जो युद्ध उपकरण विकसित करने करता है, रॉकेट्स से लेकर गोला बारूद तक। कॉर्पोरेशन के बारे में कहा जाता है कि वो पड़ोसी देश को चक्कर बनाकर कंट्री के हथियार निर्यात सिद्धांत से बच रहा है, जो इश्यू नहीं था जब तक वेस्ट तक लिमिटेड था। लेकिन उनको रिपोर्ट्स मिली हैं कि प्रेसिडेंट कुजो ने प्रोडक्ट्स साम्यवादी देश को फाइनल करना शुरू कर दिया है, जो अंततः विश्व विनाश की तरफ ले जाएगा। अब दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड हैं, तो वो सबसे अधिक उसकी बेटी को फायदेमंद बनाकर उस पर प्रेशर डालेंगे। इसलिए शाउटा जैसे स्किल्ड बंदे को हायर किया गया है ताकि वो इन अनजान लोगों से उसकी निगरानी और हिफाजत करे।
शोटा से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सकुराको को मीठी बातें करे ताकि हथियारों का निर्यात के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। मोलेस्टर को पुलिस के हाथ सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसको काफी इंटेंसली डिले किया था, इसलिए वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। उल्फहाइम उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रिंसिपल के पास तुरंत रिपोर्ट करो, लेकिन जब उसको पता चलता है कि शोता को प्रिंसिपल क्या होता है ये भी नहीं पता, तो वो पूरी तरह से दंग रह जाता है। क्योंकि उसकी परवरिश साउथ अमेरिकन गोरिल्लाओं के साथ हुई थी, इसलिए उसने कभी स्कूल जैसी कोई चीज अटेंड नहीं की थी। लेकिन मालिन, जो अपनी क्लास में ऑलरेडी सेटल हो चुकी है, अपने पृथक संचार डिवाइस से समझाती है कि प्रिंसिपल स्कूल में जैसे कर्नल होता है। ये सुनकर शोता को एहसास होता है कि ऐसा व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण होगा। वो तुरंत ऑफिस की तरफ जाता है अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने के लिए। जब वो वहां पहुंचता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उससे मिलता है वो किसी भी तरह से कर्नल जैसे नहीं लगता। प्रिंसिपल उसका गर्म दिल से वेलकम करता है और उसकी अच्छी लुक्स पर कमेंट करता है, जबकि शोता ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि प्रिंसिपल किस स्किल में स्पेशलाइज करता है। बूढ़ा आदमी अपने स्तन जेब में हाथ डालता है कुछ निकालने के लिए। शोता तुरंत सबसे बुरा मान लेता है, इसलिए वो भी अपनी गन के लिए हाथ बढ़ाता है। शुक्र है उल्फहाइम और मालिन टाइम पर उसको रोक लेते हैं बड़ा हंगामा होने से। अपने पॉकेट से प्रिंसिपल एक जापानी बिजनेस कार्ड निकालता है जो वो उसको देता है। शोता पूरे दिल से बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट करता है, जबकि प्रिंसिपल ऑफिशियली अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और लेट आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन प्रिंसिपल उसको कहता है कि इसकी चिंता मत करो। शोता बूढ़े आदमी की इस दयालु स्वभाव से काफी हैरान है, क्योंकि मिलिट्री में इतनी बड़ी गलती पर कोर्ट मार्शल हो जाता। बूढ़ा आदमी फिर समझाता है कि उसने पुलिस से रिपोर्ट मिली थी उस सिचुएशन के बारे में जो उसने हैंडल किया, इसलिए वो उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। फिर वो शोता को क्लास 2B का असिस्टेंट होमरूम टीचर बनाता है, जिसमें सकुराको और मेलिन पढ़ती है। ऑफिस से जाते हुए शोता गलती से प्रिंसिपल को कर्नल कह देता है, जिससे बूढ़ा आदमी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। क्लासरूम की तरफ जाते हुए उल्फहाइम को कंफर्म करना पड़ता है कि शोता के पास सिर्फ उसका रिवॉल्वर ही वेपन है। जब शोता फाइनली कक्षा प्रवेश पर पहुंचता है, मेलिन उसको कहती है कि अंदर आओ और टीचर की तरह एक्ट करना यकीनी बनाओ। शोता फिर दरवाजा खोलता है और एक ऐसी रुकावट का सामना करने के लिए तैयार होता है जो उसने कभी फेस नहीं की। स्टूडेंट्स। क्लासरूम में घुसते ही शोता स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है बहुत सारी वजहों से, जबकि लड़कियां उसके ऑरा और गुड लुक्स पर फिदा हो रही होती है। लड़के हालांकि स्पष्ट रूप से निराश होते हैं क्योंकि टीचर एक आदमी निकला। लड़कियां तुरंत उस पर क्वेश्चंस की बौछार कर देती हैं, फेवरेट फूड से लेकर किस तरह की वीमेन को डेट करता है तक। मेलिन को पता था कि शोता स्टूडेंट्स में पॉपुलर होगा, लेकिन उसने इतनी अटेंशन की उम्मीद भी नहीं की थी। शुक्र है टारगेट सकुराको उन लड़कियों में शामिल है जो उस पर चापलूसी कर रही है। जब मालिन को ये पता चलता है, वो डिस्क्रीटली कम्युनिकेट करती है इसके बारे में। उसको कहती है कि इसको अपने फायदे के लिए यूज करने का तरीका ढूंढो, लेकिन उससे पहले शोता को अभी छात्रों से अपना परिचय कराना है। छात्रों के सामने खड़ा होकर शोता बिल्कुल शांत आवाज में बात करता है। वह खुद को उनका सहायक होमरूम शिक्षक और नया इंग्लिश शिक्षक बताता है। वह विशेष रूप से यह भी कह देता है कि वह 5 अलग अलग भाषाएं बोल सकता है और जो भी सीखना चाहे वह ब्रेक टाइम में उससे मिलने आ जाए। जैसे कि उम्मीद थी, लड़कियां उसके आकर्षण में आ जाती हैं। वे खुलेआम बताती हैं कि उन्हें वह कितना पसंद आ गया। इधर एक लड़का जो सकुराको के प्यार में पड़ा है, उसे देखता है कि वह नए सुंदर शिक्षक को देखकर शर्मा रही है, तो उसका जेलसी से बुरा हाल हो जाता है। होमरूम शिक्षिका भी उसके योग्यता से काफी प्रभावित लगती है जब वह पूछती है कि उसके हॉबीज क्या हैं। शोता स्नाइपिंग के बारे में सोचता है, लेकिन जानता है कि यह नहीं कह सकता। फिर वह कहता है कि उसका मुख्य हॉबी वेट ट्रेनिंग है, जिससे छात्रों का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। लेकिन एक विशेष रूप से कटा हुआ लड़का इतनी नफरत और जेलसी से जल रहा है। लगता है उसने भी क्लासमेट्स को बताया था कि उसका हॉबी वेट ट्रेनिंग है, लेकिन सब उस पर हंस दिए थे। अब उन्हें अट्रैक्टिव शिक्षक के लिए अलग रिएक्शन देते देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह एक बड़ा सा कागज का गोला बनाता है और पूरे जोर से प्रोफेसर की तरफ फेंकता है। सोचता है कि इससे उसकी थोड़ी सी ऑरा कम हो जाएगी। उसकी हैरानी की हद नहीं। शोता, जो पहले ही पीट कर चुका था, कागज को सिर्फ अपने सिर के पीछे से पकड़ लेता है, फिर आराम से उसे ट्रैश कैन में डाल देता है, जिससे लड़कियां और ज्यादा उस पर फिदा हो जाती हैं। ब्रेक पीरियड के दौरान लड़कियां पूरे स्कूल में शोता को ढूंढती फिरती हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलता। बाकी छात्रों की तरह सकुराको भी शोता से बात करना चाहती है, लेकिन उसके कुछ ज्यादा पर्सनल रीजंस हैं। जब माइलिन को यह पता चलता है, वह उल्फहाइम से कांटेक्ट करती है, पूछती है कि क्या उसके पास शोता पर निगरानी है, क्योंकि वह भी उसे नहीं ढूंढ पा रही। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उल्फहाइम उसे पा लेता है, लेकिन बिल्कुल शांत हालात में नहीं, तो वह माइलिन को अलर्ट कर देता है। दोनों फिर जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, देखने के लिए कि हो क्या रहा है। इधर स्कूल के एक बिल्डिंग के पीछे शोता उस स्टूडेंट से मिलता है जिसने उसे सकुराको के बारे में बात करने के लिए बाहर बुलाया था। स्टूडेंट को बेसबॉल बैट के साथ देखकर वह कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है, क्या तू बेसबॉल क्लब में है? गुस्से में स्टूडेंट जवाब देता है कि वह गो होम क्लब में है। बिल्कुल बेबस शोता और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि ऐसा क्लब सच में होता है क्या, जिससे स्टूडेंट का सब्र और खत्म हो जाता है।
फिर स्टूडेंट कहता है कि उसे वह पसंद नहीं क्योंकि सकुराको उसे देखकर झूम उठ जाती है। शोता जवाब देता है कि उसे नहीं पता वह उसे कैसे देखती है, लेकिन वह जा रहा है क्योंकि उसका बेसबॉल खेलने का मन नहीं। बस इतना सुनते ही स्टूडेंट स्नैप कर जाता है और बैट लेकर उस पर चार्ज करता है। खुलेआम कहता है कि वह शोता का सिर फोड़ देगा। जब वह पहला स्विंग मारता है, शोता आसानी से चकमा देता है और कहता है तू आउट ऑफ रेंज है। स्टूडेंट और गुस्सा हो जाता है और 2-3 और स्विंग्स मारता है, लेकिन शोता उन्हें चकमा देते हुए प्रॉपर स्विंग का लेक्चर देता रहता है। आखिरकार उसे खेलने से बोर हो जाता है, तो वह एक हल्के से हथेली से उसके माथे पर मारकर स्टूडेंट को नॉकआउट कर देता है। उल्फहाइम और माइलिन तभी वहां पहुंच जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं देखकर कि पहले के सारे रोलर कोस्टर इवेंट्स के अलावा शोता ने अपने पहले दिन ही एक स्टूडेंट को पीट दिया। स्टूडेंट को पीटने के थोड़ी देर बाद शोता उसे कंधे पर उठाकर स्कूल अस्पताल ले जाता है। हॉलवेज से गुजरते हुए जो स्टूडेंट्स वहां हैं वे हैरान हो जाते हैं ये सब देखकर। कुछ स्टूडेंट्स उस लड़के को क्लास 2B का अपराधी पहचान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद वह कुछ गड़बड़ करते हुए हर्ट हो गया, लेकिन आसपास की फीमेल स्टूडेंट सोच में पड़ जाती हैं कि यह हॉट टीचर कौन है। उल्फहाइम और मालिन जो उसके साथ हैं पूरी स्थिति को हल्का करने की कोशिश करते हैं। वे छात्रों को बताते हैं कि वह अपराधी बस गिर गया था और बेहोश हो गया। जब वे स्कूल क्लिनिक में पहुंचते हैं और अपराधी को बेड पर लिटाते हैं, मेलिन पूछती है कि क्या उसे अंदाजा है कि उसने उन्हें किस स्थिति में डाल दिया है। शाडा जवाब देता है कि यह उस वक्त जैसा है जब उसने एक बार अपने बुढ़े को हराने की कोशिश की थी और उसकी पिटाई हो गई थी। तब उन्हें समझ आता है कि शाडा सामान्य जिंदगी से कितना दूर निकल गया है। अचानक से हेल्थ अटेंडेंट प्रिंसिपल के साथ आता है। सांस फूली हुई है। उन्हें कई छात्रों से स्थिति के बारे में रिपोर्ट्स मिली थीं, इसलिए उन्हें सत्यापित करना पड़ा। जब हेल्थ अटेंडेंट उसकी हालत जांचता है, प्रिंसिपल पूछता है कि क्या हुआ था। मेलिन तुरंत जवाब देती है कि छात्र केले के छिलके पर फिसल गया था और सिर जमीन पर लगने से बेहोश हो गया। वह समझाती है कि शाडा को वह ऐसे ही मिला था, इसलिए उसने अकेला क्लिनिक तक उठाकर लाया। हेल्थ अटेंडेंट बीच में बोलता है कि चोट केले के छिलके वाली फिल्म जैसी नहीं लगती और वे उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। वह बुढ़ा बोरिंग प्रोत्साहन देना शुरू करता है कि वह 40 ईयर्स से नर्स है और उसके पास कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है। फिर निष्कर्ष करता है कि छात्र को किसी ने हथेली का प्रहार से मारा लगता है। वह शाडा की तरफ मुड़कर सीधा आरोप करता है क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स जानने वाला लगता है। प्रिंसिपल को यकीन नहीं आता यह आरोप सुनकर, लेकिन वह सब्र के साथ इंतजार करता है शाडा के इनकार करने का। बुढ़ा फिर दबाव डालता है शाडा से कि स्वीकार कर दे छात्र जागने से पहले। देखकर कि बात कितनी बिगड़ रही है, मेलिन सावधानी से शाडा से बात करती है। वह कहती है कि अब चुप रहने का समय नहीं है। अगर सच बाहर आया तो वह सच में निकाला जा सकता है। लेकिन शाडा आराम से जवाब देता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह बड़ी घटना नहीं बनेगी। वैसे भी वह यकीन करता है कि निकाले जाने पर भी वह टारगेट को बचा पाएगा। अचानक छात्र जागता है चिल्लाते हुए और जांचता है कि वह जिंदा है या नहीं। फिर जल्दी से पहचान लेता है कि यह स्कूल क्लिनिक है। जब हेल्थ अटेंडेंट पूछता है कि क्या शैडो ने ही ये किया उसके साथ, वह सोचता है सब बता दे, लेकिन किसी वजह से चुप रहने का फैसला करता है। बुढ़ा उसकी चुप्पी को डर समझता है, इसलिए पुलिस कॉल करने लगता है हमले की रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन हैरान होता है कि छात्र उसे रोक देता है। फिर कहता है कि चोट गिरने से हुई है और इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अटेंडेंट को लगता है झूठ बोल रहा है, इसलिए और दबाता है, लेकिन छात्र गुस्से होकर उसे बिना दांत वाला बुढ़ा बोलता है। कहता है अपना काम देखो। जैसा अपेक्षित था, बुढ़े का गुस्सा असली घटना से हटकर छात्र की बदतमीजी पर चला जाता है और छात्र की अशिष्टता पर लक्ष्य हो जाता है। जब अपराधी शाडा के पास से गुजरता है, वह फुसफुसाता है कि वह उसे इसका बदला दिलाएगा जो उसके साथ किया। अपराधी की बदमाशी की वजह से टीम स्थिति साफ कर लेती है, तो वे फुसफुसाहट निकल जाते हैं। बाहर निकलते हुए शाडा कैजुअली मेंशन करता है कि अपराधी आतंकवादियों से कितने एक जैसे होते हैं प्रतिष्ठा बनाए रखने में। उसने गैम्बल लिया था कि अपराधी को यह खबर बाहर नहीं जाने देना कि एक नए टीचर ने स्कूल में उसे रैगडॉल कर दिया। यह सुनकर उल्फहाइम और मेलिन काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और पुष्टि करते हैं कि शाडा सच में साधारण भाड़े का सैनिक नहीं है। टीम फिर अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू करती है प्रिंसेस को बचाने की। रास्ते में मेलिन एक सुनने में अजीब जोक मारती है, उनके मिशन को मारियो ब्रदर्स से कंपेयर करते हुए, लेकिन जैसा अपेक्षित था शाडा को समझ नहीं आता। इतने में एक संदिग्ध छात्र सकुराको को डाल करते हुए दिखता है और अपने मन में सोचता है कि बस उसे कैप्चर करना है, फिर दुनिया उसकी हो जाएगी। टीम आखिरकार सकुराको को स्कूल लॉकर रूम के सामने शूज चेंज करते हुए पाती है, तो वो समझ जाते हैं कि सकुराको घर जाने वाली है। उल्फहाइम अपनी चिंता बताता है जापानी के अलग संस्कृति के बारे में, जहां स्कूल में जूते बदलते हैं जबकि स्कूल में सफाई करने वाले होते हैं, लेकिन मेलिन उसका मजाक उड़ाती है, उसे अनजान कहती है। दोनों फिर लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, जबकि सकुराको बाहर निकल जाती है। शोता कुछ अलग सा नोटिस करता है, तो वो उल्फहाइम और मेलिन को रुकने को कहता है। वो बताता है कि बाकी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, लेकिन एक लड़का लॉकर रूम में खड़ा है और वो सकुराको के शू लॉकर के बिल्कुल पीछे खड़ा है। इधर वो लड़का लॉकर के नीचे छोटा सा छेद बना रहा है ताकि सकुराको की फोटो ले सके बिना किसी को शक हुए। जब शोता उसको आवाज देने की कोशिश करता है,
वो अजीब लड़का सकुराको के स्कूल के जूते उठा लेता है और उनको सूंघने लगता है जैसे उसकी जान उन पर निर्भर है। ये देखकर भले ही सकुराको को शक है, बाकी दोनों समझ जाते हैं तो वो शोता से कहते हैं कि उसको छोड़ दो। वो बताते हैं कि ये लड़का सिर्फ एक अजीब टाइप का है, जापानी में हेनताई कहते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, भले ही हेनताई वर्ड अब दुनिया भर में फेमस है, शोता को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब वो अजीब लड़का जूते सूंघ रहा है, वो सोच में पड़ जाता है कि सकुराको उसकी बॉस है और वो उसका नौकर। उल्फहाइम हैरान शोता को समझाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की चीजें चुराते हैं और उनके बारे में गलत सोचते हैं बिना बात किए। शोता नहीं मानता कि इतना अजीब इंसान होता है। वो सोचता है कि इसका कोई मोटिव है, तो वो फैसला करता है कि सीधा उससे पूछेगा। जब शोता जाता है, मेलन सोचती है कि क्या वो ठीक रहेगा, लेकिन उल्फहाइम कहता है कि छोड़ दो, उसको ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने दो ताकि दुनिया समझ आए। फिर वो मेलन को कहता है कि सकुराको के पीछे जाओ और दोस्ती करो ताकि काम आसान हो। मेलन जाती है, उल्फहाइम को शोता के साथ देखने के लिए छोड़कर, ताकि बात बिगड़ न जाए। जब वो अजीब लड़का घर जा रहा है, सकुराको की पहले ली फोटो देख रहा है। शोता डिस्गाइज में उसके पीछे आता है और उसके सिर पर प्लास्टिक बैग डाल देता है। वो कहता है, मेरे साथ कोऑपरेट कर वरना जिंदा नहीं बचेगा। लड़का मान जाता है तो शोता उसको एक खाली नीचे ले जाता है, जहां उसको कुर्सी पे बांध देता है। फिर सख्त पूछताछ करता है, पूछता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने तुझे हायर किया, और टूटे शीशे से धमकाता है। लड़का बिल्कुल नहीं समझता तो शोता फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम गिनाता है। पूछता है कि कौन सी में है तू। फिर कहता है कि मैंने सब टॉप सीक्रेट ग्रुप्स के लोगों को मारा है, और अगर तू सकुराको को नुकसान पहुंचाएगा तो तू भी नहीं बचेगा। डर के मारे लड़का तुरंत बताता है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन शोता नहीं मानता। वो इल्जाम लगाता है कि तू जूतों में जहर या बॉम्ब डालने वाला था जब तू उनके साथ खेल रहा था। लेकिन लड़का कहता है कि आजकल जापान में नॉर्मल लोगों को ऐसी चीजें नहीं मिलती। फिर भी शोता पूछताछ और सख्त करता है। वो लड़के से कहता है कि तेरी गर्दन की स्किन निकालूंगा, और अगर तू हिला तो तू सकुराको को नुकसान पहुंचाने वाला एजेंट है, लेकिन अगर सह गया तो तू उसके लिए और बड़ा एजेंट है। ये सुनकर लड़का, जो पहले ही डर के मारे गीला हो चुका था, और ज्यादा डर जाता है। उल्फहाइम फिर लड़के की तरफ जैसे हमला करता है, जिससे वो डर के बेहोश हो जाता है। उसकी रिएक्शन से वो कंफर्म कर लेता है कि स्टूडेंट एजेंट नहीं है। थोड़ी देर बाद उल्फहाइम अंदर आता है और शोटा को थैंक्स कहता है कि तूने स्टूडेंट पर सच में हमला नहीं किया। वो स्टूडेंट को बस स्टॉप पर ले जाते हैं और वहां छोड़ देते हैं ताकि वो होश में आए। फिर दोनों सकुराको की रक्षा के लिए वापस जाते हैं। इधर माइलिन सकुराको के पास पहुंच जाती है और जैसे अपने रास्ते जा रही हो वैसे बात करती है, लेकिन उनको नहीं पता कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर सकुराको पर निशाना लगाने का ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। मेलिन को सकुराको के पास आते देखकर स्नाइपर, जो मिशन खराब नहीं करना चाहता, परफेक्ट निशाने का इंतजार करता है। माइलिन, जो कुछ नहीं जानती, सकुराको से बात करती है, मेकअप वगैरह के बारे में पूछती है। वो खुद को फॉरेन बताती है, जो जापान में पढ़ रही है। जब उसको पता चलता है कि जापानीज स्कूल्स में मेकअप अलाउ नहीं है, माइलिन गुस्सा हो जाती है और स्कूल सिस्टम पर हमला करती है कि बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बताती है कि बाहर के स्टूडेंट्स जैसे चाहे कपड़े पहन सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं और सिगरेट भी पी सकते हैं। सकुराको हैरान हो जाती है इतनी आजादी देखकर। उसको नहीं पता वो रास्ते के किनारे पर है तो बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क पर गिरने वाली होती है जहां कार आ रही है। अच्छे से उल्फहाइम आता है और उसको बचा लेता है कार से टकराने से। इससे उल्फहाइम गंदा हो जाता है पानी से, लेकिन उसको परवाह नहीं जब तक सकुराको सेफ है। हैरान सकुराको थैंक्स कहती है और माफी मांगती है शर्ट गंदा करने के लिए। उसकी हैरानी के लिए उल्फहाइम उसकी तरफ आंख मारता है और प्रिंसेस कहता है, जिसके कपड़े ऑलमोस्ट खराब होने वाले थे। सकुराको जल्दी साफ करती है कि वो प्रिंसेस नहीं है, लेकिन उल्फहाइम कहता है कि सब औरतें प्रिंसेस हैं भगवान के हुक्म से। वो उसका हाथ पकड़ता है और किस करने की कोशिश करता है, लेकिन माइलिन, जो देख रही थी उल्फहाइम को सकुराको पर लाइन मारते, गुस्सा हो जाती है और उसको बेहोश कर देती है। वो तुरंत कहती है कि हाथ पे किस करना जापान में अलाउ नहीं है। वो उल्फहाइम के देश पर कमेंट करती है और दोनों लड़ते हैं जैसे बिल्ली कुत्ता। उनको लड़ते देखकर सकुराको कहती है कि ये लोग मजेदार हैं जो भाई बहन की तरह लड़ते हैं। फिर किलर्स एक दूसरे से बात करते हैं और माइलिन उल्फहाइम से जानती है कि किसी ने सकुराको पर हमला करने की कोशिश की थी। इधर छत पर स्नाइपर का निशाना सकुराको पर है, लेकिन शाउटा आ जाता है और उसका दिमाग उड़ा देता है। शाउटा सोचता है कि ये लोग कौन हैं और क्या सकुराको को पकड़ना चाहते हैं। उस रात बाद में सकुराको के कमरे में कनाए, सकुराको की मेड, देखती है कि सकुराको बार बार सांस भर रही है तो पूछती है कि क्या हुआ है। सकुराको तुरंत शर्मा जाती है, लेकिन कनाए उसे याद दिलाती है कि उसे नाम से पुकारो, जैसे उसके पापा ने कहा था। सकुराको रुककर वैसा ही करती है और गुस्से वाली मेड आखिरकार शांत हो जाती है। कनाए फिर लड़की को याद दिलाती है कि उसे अपना घमंड नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वह कुजो फैमिली की बेटी है। ये फैमिली हेयन टाइम से है। डांट खाने के बाद सकुराको कनाए से पूछती है कि क्या तुम कभी प्यार में पड़ी हो। कनाए को समझने में थोड़ा समय लगता है कि सकुराको क्या कह रही है, लेकिन जब समझ आता है, वह कुजो घर में होने के बारे में बात करती है कि यह रिश्तों पर असर डालता है। सकुराको तुरंत मना करती है कि वह प्यार में है, लेकिन हैरानी से
कनाई कहती है कि फैमिली में कोई रूल नहीं है कि कॉमन आदमी से प्यार नहीं कर सकते। कनाई कहती है कि कुजो फैमिली की मेड होने के बावजूद वह पहले औरत है और प्यार करने वाली सब लड़कियों की दोस्त है। वह सकुराको का हाथ पकड़ती है और पिंकी प्रॉमिस करती है कि वह उसके फैसले का साथ देती है। सकुराको खुश हो जाती है एक दोस्त मिलने से, लेकिन कनाई की बात नहीं सुनती कि वह जिस आदमी के बारे में सोच रही है वह अच्छा है। वह आदमी प्रैक्टिस जगह पर डमीज पे शॉट्स मारता है और सब सेंटर में लगते हैं। मेलिन डमीज चेक करती है और देखती है कि शॉट्स लेफ्ट तरफ ज्यादा हैं, तो पूछती है कि इसे बुलजाई क्यों कहते हैं। उल्फाइम उसे ह्यूमन बॉडी का डायग्राम दिखाता है और कहता है कि दिल लेफ्ट तरफ होता है। वह शर्मा जाती है और उल्फाइम को गाली देती है दिखावा करने के लिए। उल्फाइम फिर शौता की तारीफ करता है और कहता है कि इस स्किल से वह ओलंपिक्स में गोल्ड ले सकता है। शौता ओलंपिक्स को बिगिनर का खेल कहता है जिसमें वह नहीं खेलना चाहता क्योंकि वह प्रो है। फिर वह उल्फाइम से दुश्मन ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है, लेकिन जब शौता उसकी सुस्ती देखता है, शौता उसके काम पर सवाल करता है। उल्फाइम कहता है कि मालिन उनकी इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है। वह उसकी तरफ देखते हैं और जैसे ही उसे पता चलता है, मेलिन कहती है कि वह अपनी सारी कोशिश कर रही है लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। शौता नोट करता है कि ग्रुप के पास स्नाइपर लाने के पैसे हैं। वह पहले मारे आदमी को नॉर्मल सोल्जर कहता है और नोट करता है कि स्नाइपर राइफल जापान में आसानी से नहीं लाई जा सकती। वह फोटोज देखता है और वेपन का नाम नोट करता है, उसके बनने का साल और देश जो बनाया। उल्फाइम कहता है कि अगर ड्रैगनॉव है तो पता चल जाएगा कौन है। मेलिन कुल्हाड़ी निकालती है और उसे बेवकूफ कहती है क्योंकि कोई पागल ही सड़क पर खून वाली कुल्हाड़ी लेकर घूमेगा। जब वह लड़ते हैं सब यह फैसला करते हैं कि वेपन से ग्रुप का पता नहीं चल सकता और इस वजह से वह सिर्फ उनके मूव्स का जवाब दे सकते हैं। शौता सीसीटीवी फुटेज चलाता है, अपने हेल्पर्स को कहते हुए कि सकुराको की रक्षा जारी रखनी है और लास्ट बॉस से कांटेक्ट का इंतजार करना है। वे लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन उल्फाइम बिल्कुल घबरा जाता है। सकुराको को कपड़े बदलते देखकर वह खूब आंखें सेंकता है और अपने सितारे को धन्यवाद देता है, लेकिन अचानक टीवी बंद हो जाता है। तब उसे दिखता है कि मेलिन पिस्तौल पकड़े हुए उस पर बहुत गुस्से से देख रही है। उल्फाइम उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि वह अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही है। तुरंत गोली की आवाजें उड़ने लगती हैं और उल्फाइम अपनी जान बचाकर डॉज करता है। जब ये दोनों ऐसे ही लगे हुए हैं, तब शाउटा सोचता है कि उसके अडॉप्टिव फादर ने उसे ये मिशन दिया है जो बिल्कुल क्लियर नहीं है। दूसरे मिशंस के उलट, जिनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल साफ थे। इस वाले मिशन का गोल बहुत ही धुंधला है। शाउटा सोचता है कि क्या उसे सिर्फ साकुराको की रक्षा ही करनी है, लेकिन उसका परेशान मन सोचता है कि इसमें और भी कुछ ज्यादा है। इधर बीच में कहीं और एक मिलिट्री टीम अपना मिशन पूरा कर लेती है। जब सब मेंबर्स खुशी मना रहे होते हैं, उनमें से एक क्यूरियस लड़का बिल्डिंग के अंदर लास्ट बॉस को ढूंढने जाता है और जब वह उसे देखता है वह कंफ्यूज्ड हो जाता है ये देखकर कि बूढ़ा आसमान की तरफ देख रहा है। फिर सोल्जर अपने कमांडर से कहता है कि वह सोच में डूबा हुआ है और लास्ट बॉस कहता है कि वह सोच रहा था कि जो रात का आसमान वह देख रहा है क्या वह जापान से जुड़ता है। उसी रात शोटा को अपने पास्ट का सपना आता है, कैसे उसके अडॉप्टिव फादर ने उसे पाला जब वह मरने के करीब मिल गया था और सख्त ट्रेनिंग दी जब तक वह प्रो बन गया। जब तक शोटा बड़ा हो गया उसने क्रिम्सन नाम कमा लिया था, जो उसके दुश्मनों के खून से आया था जो उसने मिशंस में बहाया था। उस टाइम शोटा लड़ाई के मैदान पर लाल आग से राज करता था और अब उसे डर है कि वही आग एक दिन उसे भी जलाकर राख कर देगी। अगली सुबह वह बिना कपड़ों के उठता है और थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करने का फैसला करता है। बदकिस्मती से उल्फाइम के लिए वह बिना दरवाजा खटखटाए रूम में घुस आता है और इससे उसकी आंखों में एक ऐसा सीन हमेशा के लिए छप जाता है। जैसे ही वह सीन भूलने की कोशिश करता है, उल्फाइम कहता है कि अपनी आंखें साफ करने के लिए उसे 6 अलग लड़कियों के साथ डेट पर जाना पड़ेगा। जैसे ही शौटा स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है, वह उल्फाइम से पूछता है कि क्या तू ऐसे मिशन में अच्छा है, और उल्फाइम बड़ी शान से कहता है कि वह एक दिन में पूरा कर देगा। क्यूरियस होकर कि उल्फाइम उसके रूम में क्यों आया, शौटा पूछता है कि तू यहाँ क्यों है, और उल्फाइम उस पर चिपक जाता है और कहता है कि वह उसकी फिक्र कर रहा था क्योंकि वॉर और जापान के बीच रात दिन का फर्क है। फिर वह शौटा को कहता है कि ब्रेकफास्ट साथ में खा लें फिर स्कूल चलें। शौटा हाँ कह देता है और कुछ मिनट बाद स्कूल की तरफ निकल जाता है। क्लासरूम में वो अपने स्टूडेंट्स को एक इंग्लिश नॉवेल पढ़कर सुना रहा है, लेकिन लड़कियां उस पर बहुत पैदा हो रही हैं। मेलिन देखती है कि सकुराको का चेहरा कितना लाल हो गया है, तो वो उसे क्यूट कह देती है। इधर एक लड़का स्टूडेंट जिसका नाम हिदेकी है, शोटा पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो लड़कियों को अपना दीवाना बना रहा है। वो सोचता है कि काश वो पॉपुलर होता, क्योंकि उसके लिए चेहरा नहीं, इंसान का दिल साफ होना जरूरी है। इत्तेफाक से फ्यूज टीचर को गुस्से से घूर रहा है, जबकि सकुराको उसे प्यार भरी नजरों से देख रही है। उस दिन बाद में रेस्टरूम में हिदेकी फ्यूज के पास जाता है और देखकर कि वो कितना गुस्सा और दुश्मनी भरा है, हिदेकी कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। कंफ्यूज्ड होकर फ्यूज हिदेकी को याद दिलाता है कि वो अकेला रहने वाला है और हिदेकी मान लेता है, लेकिन फिर वो अपने पैसों की बात करता है। फ्यूज कहता है कि हिदेकी अमीर है और हिदेकी कहता है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो मैं कुछ बदमाश लोगों को पैसे देकर बुला सकता हूँ जो शोटा को मारेंगे। फ्यूज सोचता है
और तुरंत हाँ कर देता है तो दोनों हाथ मिलाते हैं और साथ हो जाते हैं। तुरंत फ्यूज शहर भर के बदमाश लोगों से कांटेक्ट करता है और उनको काम के पैसे देने का वादा करता है, तो वो अपनी गाड़ियों में एक्साइटेड होकर जल्दी आ जाते हैं अपने मिशन के लिए। अगला दिन जब सकुराको बस से उतरकर स्कूल की तरफ चल रही है, स्टूडेंट्स उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। इधर स्कूल से थोड़ी दूर खड़ी एक बस में उल्फाइम और मेलिन ड्रोन से सकुराको पर नजर रख रहे हैं। वहां उल्फाइम सकुराको की सुंदरता की तारीफ करता है और मेलिन को भी मानना पड़ता है कि सकुराको उससे बेहतर है। हालांकि उसकी बोलने की तर्ज से उसको लगता है कि शायद वो चांस मारती है। उल्फाइम उसका बबल फोड़ देता है और दोनों लड़ने ही वाले होते हैं। कंफ्यूज्ड होकर उल्फाइम पूछता है कि सकुराको इतनी बेफिक्र क्यों चल रही है, क्योंकि सब रूल्स के हिसाब से उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए और अकेली स्कूल न जाए। मेलिन साफ कह देती है कि इसीलिए तो हम काम पर लगे हैं, लेकिन उल्फाइम याद दिलाता है कि अमीर लोगों के पास बॉडीगार्ड्स होते हैं। समझकर मेलिन बताती है कि ऑटोरी अकादमी के रूल्स हैं कि स्टूडेंट्स गाड़ी से स्कूल नहीं आ सकते। स्कूल में अमीरी गरीबी नहीं चलती, सब तरह के लोग पढ़ते हैं। मेलिन उल्फाइम को बताती है कि स्कूल का मोटो है अपने पैरों पर खड़ा होना और खुद पर भरोसा, लेकिन उल्फाइम इसको ऐसा समझता है कि अमीर बच्चों को गरीब से सीखना है। मेलिन फिर बताती है कि सकुराको के पापा चाहते थे कि बेटी लड़कियों के स्कूल में पढ़े यूनिवर्सिटी तक, लेकिन लड़की ने जिद की ऑटोरी में जाने की। सकुराको को देखते हुए उल्फाइम कहता है कि वो चलते हुए हर आदमी को अपना बना लेती है। मेलिन फिर कहती है कि यही बात शोटा के साथ भी है। वे लोग शाओ को स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं और देखते हैं कि कितनी लड़कियां उस पर फिदा हो रही हैं। उल्फाइम दोनों फेमस लोगों को घूरता है और कहता है कि अगर अलग टाइम में होते तो ये राजा रानी जैसे लगते। मेलिन थोड़ी सहमत होती है, लेकिन फिर कहती है कि जब राजा और रानी प्यार में पड़ते हैं तो हमेशा परेशानी आती है। वो उल्फाइम को कहती है कि ड्रोन का कैमरा शाउदर के आगे करो, और जब वो ऐसा करता है वे देखते हैं फ्यूज एक ग्रुप के साथ शादा के रास्ते में खड़ा है, जो बदमाश लोग हैं। फ्यूज मजाक उड़ाते हुए शोदा को ग्रीटिंग देता है, लेकिन शोदा आराम से जवाब देता है। लड़का अपने टीचर के बर्ताव से गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रास्ते में रुकावट बन रहा है। मेलिन और उल्फाइम जो ड्रोन से देख रहे हैं, फ्यूज को इनडायरेक्टली केवमैन कहते हैं क्योंकि वो पहले शोदा से हारा था और अब साथियों के साथ आया है। उल्फाइम फिर मेलिन को कहता है कि एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि लेजेंडरी क्रिम्सन के सामने गिनती का कोई मतलब नहीं। जब शोदा मैसेज समझ जाता है, वो अपनी टाई उतार देता है और फ्यूज से कहता है कि मेरे साथ कहीं शांत जगह चल। फ्यूज मान जाता है और वो दोनों रिवर बैंक पे जाते हैं। वहां फ्यूज घमंड से कहता है कि हम 20 हैं और तू अकेला। उसको लगता है शोदा का कोई चांस नहीं क्योंकि इतने लोग हैं, तो वो टीचर को ऑप्शन देता है कि रोकर माफी मांग ले तो शायद छोड़ दें। उनकी हैरानी की बात, शोदा उनको वही शर्त देता है और फिर याद दिलाता है कि वो उनका टीचर है, इसलिए लड़ाई नहीं चाहता। वे लोग उस पर हंस देते हैं और कहते हैं कि शोदा को गिनती नहीं आती। 2 शब्दों में फ्यूज बदमाश लोगों को ऑर्डर देता है कि शोदा पर हमला करो। वे लोग तुरंत उस पर झपट पड़ते हैं, लेकिन वो उनको आसानी से पीट देता है जैसे पार्क में घूम रहा हो। बाकी लोग डर जाते हैं जब वो उनके साथियों को परफेक्टली पीट देता है। वे कहते हैं शोदा इंसान नहीं, लेकिन शोदा कहता है कि वो इंसान ही है, बस जंग के मैदान पे ट्रेनिंग ली है, जैसे वो ज्यादातर को पीट देता है। बाकी लोग घबराकर चिल्लाते हैं कि उनको पहले नहीं बताया गया कि शोदा इतना ताकतवर है। फ्यूज उन पे गुस्सा हो जाता है कि एक आदमी को नहीं पीट पाए, तो वो बाइकर्स को चिल्लाता है कि शोदा को बाइक से कुचल दो। एक बदमाश तुरंत बाइक स्टार्ट करता है और इंग्लिश टीचर पे सीधा चार्ज करता है। आगे जो होता है वो सब देखने वालों को शॉक कर देता है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि शोदा बाइक पे पैर रख देगा, राइडर को बॉल की तरह किक करके उड़ा देगा। वो बाइक उठा लेता है और उस पर बैठ जाता है। फ्यूज का गुस्सा बाहर आ जाता है और वो बाकियों को चिल्लाता है कि शोदा पर हमला करो, लेकिन शोदा उसको शॉक कर देता है, सीधा उसकी तरफ बाइक चलाकर जैसे गुस्से वाला सांड, लेकिन फिर एकदम उसके चेहरे के इंच दूर रुक जाता है। फ्यूज बहुत पसीना बहाता है, वो जमीन पे गिर जाता है, लेकिन फिर भी जिद करता है। तो शाउटा उसको कहता है कि अपनी किस्मत को धन्यवाद दे कि जापानीज बाइक्स में अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम होती है। फिर टीचर उनसे पूछता है कि अब भी लड़ना चाहते हो या नहीं। यह सुनकर वो लड़के थोड़ी देर सोचते हैं, फिर समझदारी का फैसला लेते हुए फ्यूज को अलविदा कहकर भाग जाते हैं। फ्यूज उनके इस बर्ताव से हैरान हो जाता है, तो उनको वापस आने का हुक्म देता है, लेकिन वो उसको चुप करा देते हैं और उसको डरपोक कहते हैं कि वो लड़ाई नहीं कर रहा। बाकी लड़के जो रुकते हैं कुछ को समझाते हैं कि हार मान लो, क्योंकि उनके 20 होने पर भी चांस नहीं था, अब तो और नहीं। परेशान होकर फ्यूज दांत पीसता है और फिर शोटा पे चिल्लाता है। उसको लड़का कहता है। शोटा शांति से जवाब देता है कि फ्यूज को क्या चाहिए, फिर उसको डरपोक कहता है। फ्यूज मानता है कि शोटा लड़ाई में अच्छा है, लेकिन पूछता है कि उसमें हिम्मत है क्या। शोटा पूछता है कि मतलब क्या, और फ्यूज कहता है कि चिकन रेस से फैसला करते हैं। वो दूसरी बाइक पे बैठकर शोटा को चैलेंज करता है इस खेल में, जिसमें दोनों दीवार की तरफ बाइक चलाते हैं और जो पहले ब्रेक लगाए वो हारता है। माइलिन को गुस्सा आ जाता है ये देखकर कि शोटा ऐसे बेवकूफी वाले खेल में हाँ कर रहा है, तो वो उल्फाइम से कहती है कि उसको शोटा से कनेक्ट कर दे। जैसे ही कनेक्शन हो जाता है, वो पूछती है कि क्या सच में ये चैलेंज लेना चाहता है, और शोटा हाँ कहता है। फिर वो पूछती है कि क्या पागल है, क्योंकि आसानी से उनको पीटकर मामला सॉल्व कर सकता है। फिर पूछती है कि अगर हार गया तो क्या करेगा।
शौटा कहता है कि पुल पर पहुंचकर देख लेंगे। इतना कहकर वो ऑडियो बंद कर देता है। माइलिन उल्फहाइम पर चिल्लाती है कि शौटा ने हुक्म तोड़ दिया। वो फिक्र करती है कि बॉस को पता चला तो क्या कहेगा। फिर माइलिन उल्फहाइम से कहती है कि ऑडियो वापस चला दे, लेकिन हैरानी की बात वो मना कर देता है। वो उस पर गुस्सा होकर उसको मारती है इतने बेवकूफ होने के लिए, लेकिन उल्फहाइम कहता है कि शौटा कभी नहीं हारेगा। उस दिन दिखाया था कि जब उस लड़के ने उस पर हमला किया तो बेटर नॉकआउट हो गया। शौटा उस लड़के को कंधे पर उठाकर स्कूल के अस्पताल ले गया था। फिर उल्फहाइम ने शौटा से पूछा था कि तू उस लड़के के साथ इतना अच्छा क्यों कर रहा है। तो शौटा ने बताया कि उसके पास एक सिपाही था जो उससे काफी छोटा था। जब वो साउथ अमेरिका के जंगल में लड़ रहा था तब उसकी यूनिट में शामिल हुआ था। लड़का बहुत छोटा होने के बावजूद शौटा और आखिरी बॉस ने उसको लड़ाई में शामिल होने दिया क्योंकि उसको अपने घर वालों को खिलाना था। उस टाइम शौटा उस लड़के से करीब आ गया था और उसको जापानीज सिखाने की कोशिश करता था। बदकिस्मती से जिस दिन उसने लड़के को जापानीज में अलविदा कहना सिखाया, अगले दिन ही वो छोटा सिपाही लड़ाई में मार दिया गया। अब वजह जो शौता ने फ्यूज की मदद करने का फैसला किया था ये थी कि वो बिल्कुल उस छोटे सोल्जर जैसा दिखता था जो पहले मर चुका था। जैसे उल्फहाइम उनको रेस करने वाले देख रहा है, वो देखता है शौता को फ्यूज के मजाक उड़ाने पर मुस्कुराते हुए और सोचता है कि शौता शायद टीचर बनने के लिए ज्यादा अच्छा है मर्सिनरी से। रेस की जगह पर बारिश शुरू हो जाती है और जैसे ही वो बाइक स्टार्ट करते हैं रेस के लिए, रेफरी कहता है कि जैसे ही कैन जमीन पर गिरेगी वो स्टार्ट कर देंगे। माइलिन को रेस के बारे में बुरा फील हो रहा है, लेकिन उल्फहाइम उसको शांत करता है कहकर शौता टीचर जो है वो मना करती है और कहती है वो तो बस एक फेमस मर्सिनरी है। फिर भी उल्फहाइम शौता का साथ देता है और कहता है कि शौता फेमस टीचर बन सकता है। क्यूरियोसिटी से वो रेस का रिजल्ट देखने के लिए एक्साइटेड है। कुछ सेकंड्स बाद रेफरी खाली कैन हवा में फेंकता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरती है बाइक वाले स्टार्ट कर देते हैं। शौता आगे निकल जाता है और वॉल की तरफ तेज जाता है। फ्यूज भी स्पीड बढ़ाता है और उसके साथी उसके लिए फिक्र करते हैं। फिर भी शौता रुकता नहीं और स्पीड कम नहीं करता, भले ही वॉल बिल्कुल पास आ रही हो। ये देखकर माइलिन डर जाती है, जानती है कि अगर इतनी स्पीड से वॉल से टकराए तो फ्यूज मर जाएगा। उल्फहाइम दूसरी तरफ फ्यूज की हिम्मत की तारीफ करता है, लेकिन माइलिन शौता की टीचिंग जॉब के लिए फिक्र करती है क्योंकि अगर वो फ्यूज को मरवा देगा तो उसका एंड हो जाएगा। उल्फहाइम कहता है कि ये तभी होगा अगर शौता लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसको यकीन है शौता ऐसा नहीं करेगा। जैसे ही वॉल पास आती है शौता फ्यूज की तरफ देखता है और देखता है लड़का स्कूल में अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दाव पे लगा रहा है। आखिरी मोमेंट पर फ्यूज डर जाता है मरने के डर से और तुरंत शौता बाइक से कूदकर उसकी मदद करता है लड़के को बचाने के लिए। वो खुद को शील्ड बनाकर जमीन पे गिरता है और फ्यूज को चोट से बचाता है। बाइक्स दूसरी तरफ वॉल से टकरा जाती है। शौता फिर उठता है माथे पे चोट लगने के बाद और फ्यूज से प्यार से पूछता है कि तू ठीक है। फ्यूज जागता है और देखता है वो सेफ है, तो वो समझता है कि शौता ने उसको बचाया है। शौता उसको देखता है और रिलैक्स हो जाता है देखकर कि फ्यूज को चोट नहीं लगी, तो वो वहां से चल देता है। बिल्कुल कंफ्यूज होकर फ्यूज शौता से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया और शौता को तो उसे अकेले छोड़ देना चाहिए था। शौता को तब समझ आता है कि फ्यूज इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता है। लड़का शौता की बातों से आहत होकर दांत पीस लेता है और शौता से कहता है कि उस पर तरस मत खा। फ्यूज को याद आता है कि उसके माँ बाप ने उसकी कभी परवाह नहीं की और उसे इस अकेली दुनिया में खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता था। शौता उसके पास जाता है और कहता है कि जिस दुनिया में वो रहता है वहाँ बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण लड़ाई के सामान होते हैं और काम करने वाली ताकत। वो फ्यूज को समझाता है कि उसने ऐसी दुनिया में जिंदगी गुजारी है जहाँ बच्चे की जान बिल्कुल हल्की होती है, लेकिन फ्यूज के लिए ये समस्या है जो इतने समय तक किसी से मदद नहीं मांग सका। इतना कहकर शौता फ्यूज की तरफ हाथ बढ़ाता है और लड़का हैरान हो जाता है कि कोई उसकी फिक्र कर रहा है। शौता फ्यूज से कहता है कि तू अकेला नहीं है और अगर कभी गुस्सा निकालना हो या किसी चीज पे नाराज हो तो मेरे पास आ जाना, और अगर लड़ाई करनी हो तो जितनी बार चाहे मैं तेरे साथ लड़ूंगा। लड़का रो पड़ता है और फिर शौता का हाथ पकड़ लेता है हाँ कहकर। इस बार माइलिन मानती है कि वो शौता के गर्म खून से हैरान है। वो उल्फहाइम की तरह सहमत होती है कि शौता अपने स्वभाव के खिलाफ नहीं कर रहा। बाहर शौता और फ्यूज नदी के किनारे से जाते हुए फ्यूज पूछता है कि शौता अभी अभी उनके शहर में आया है, तो वो ऑफर करता है कि अगर शौता को कुछ चाहिए तो वो मदद कर देगा। शौता हाँ कहता है अजीब तरीके से बात करके, और लड़का समझने की कोशिश करता है कि वो क्या कह रहा है। माइलिन को समझ आता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को शौता और फ्यूज के बनाए हुए मेस को साफ करना पड़ेगा। सबसे बुरी बात, वो खुद इसकी इंचार्ज है, जबकि लड़के स्कूल वापस जा रहे होते हैं। हिदेकी दूर से उनको देखता है और फ्यूज को गाली देता है कि डरपोक है। वो अपना प्लान बदल देता है और कसम खाता है कि शौता को एकेडमी से निकाल देगा। कुछ दिन बाद हिदेकी हग करता है और अपने कमरे में सकुराको की तस्वीर को किस करने की कोशिश करता है। अचानक उसकी नौकरानियां कमरा साफ करने आती हैं पहले बताकर। वो जल्दी से तस्वीर छुपा देता है और बहुत शर्मा जाता है कि ऑलमोस्ट पकड़ा जाने वाला था। फिर वो उन पर चिल्लाता है कि बिना इजाजत कमरे में कैसे आई और धमकी देता है कि निकाल देगा। बूढ़ी औरतों को कमरे से जाने को कहता है।
जैसे ही वो जाते हैं वो दूसरी जगह साफ करना जारी रखते हैं, जबकि बात करते हैं कि घर के मालिक को गुस्सा आ जाएगा अगर हिदेकी का कमरा साफ नहीं किया। दूसरी मेड कहती है चिंता मत कर, क्योंकि बूढ़ा हमेशा काम में बिजी रहता है इसलिए घर कम आता है, और जब आता भी है तो सीधा इजुकी विला में चला जाता है जहां वो अपना पसंदीदा फ्लावर दान साफ करता है। जैसे उन्होंने कहा, हिदेकी का पापा अभी अपने फ्लावर दान को देखता है जिसे वो काकीमोन कहता है, एक राष्ट्रीय खजाना। इधर मेड्स हिदेकी के व्यवहार से परेशान है क्योंकि वो पैसों से बिगड़ा हुआ है और जो मन में आय करता है वो बाहर से खाना मंगवा लेता है, जबकि मेड्स बना सकती थीं। उनकी बातों से गुस्सा होकर हिदेकी उनको लो क्लास कहते हैं जो उसको नहीं बता सकते कि वो अपने पॉकेट मनी कैसे खर्च करे। वो उसको घूरते हैं और कसम खाते हैं कि उनके बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे। एक हफ्ते बाद सकुराको म्यूजिक क्लास में पियानो बजाती है और पूरी क्लास उसके लिए ताली बजाती है। वुल्फहाइम और मेलिन कंफर्म करते हैं कि सकुराको की तरफ से कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है जैसे हमेशा। वो बात करते हैं कि स्नाइपर वाले इंसिडेंट के बाद कुछ नहीं हुआ और तब से शांति है। क्यूरियस होकर मेलिन वुल्फहाइम से पूछती है कि शौता क्या कर रहा है, क्योंकि उसने सुबह से नहीं देखा। वुल्फहाइम उसको रिपोर्ट करता है कि शौता प्रिंसिपल से डांट खा रहा है। मेलिन म्यूजिक रूम से निकल जाती है सुनकर कि प्रिंसिपल ताजाकी ने शौता को बुलाया है। इधर प्रिंसिपल के ऑफिस में ताजाकी शौता को कहता है कि उसके खिलाफ एक परेशान करने वाला केस है। शौता जैसे हमेशा प्रिंसिपल के सामने स्ट्रिक्ट रहता है, जैसे कर्नल से बात कर रहा हो। वो पूछता है कि उसने क्या किया और ताजाकी उसको फोटोज दिखाता है नदी के किनारे बदमाशों को पीटते हुए। शौता सिंपली कहता है कि ये दूसरे दिन की एक्स्ट्रा क्लास की फोटो है और उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। ताजाकी फिर कहता है कि फोटोज पीटीए को भेज दी गई हैं। पता नहीं पीटीए क्या है। शौता उसको नेटो से कंपेयर करता है, सोचता है एशियन वर्जन, लेकिन ताजाकी एक्सप्लेन करता है कि ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन है। अभी भी नहीं समझकर शौता रिलैक्स हो जाता है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है पीटीए को कम मत समझ, क्योंकि अब वो प्रिंसिपल से ज्यादा पावर रखती है। ये खबर शौता को शॉक देती है क्योंकि प्रिंसिपल जिसे वो कर्नल जैसे रिस्पेक्ट देता है पीटीए के सामने कुछ नहीं कर सकता। आदमी उसको पीटीए प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, मिसेस उशिजिमा, जो एक जिला सभा सदस्य की बीवी है। शौता उनकी ताकत को डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से समझता है। ताजाकी उसको एक रहस्यमय पत्र दिखाता है जो शौता को निकालने के लिए घूम रहा है, वरना वो स्टूडेंट्स से लड़ाई के वीडियो को इंटरनेट पर डाल देंगे, समझकर कि ये उसके मिशन को खतरे में डाल सकता है। शौता फैसला करता है कि वो इस मामले की जांच करेगा। उसको यकीन है कि फ्यूज पीटीए को नहीं बता सकता, इसलिए वो मानता है कि कोई तीसरा आदमी है जिसने फ्यूज की मदद की थी ग्रुप को वापस इकट्ठा करने में। शौता उस तीसरे शख्स पर शक करता है और प्रिंसिपल को यकीन दिलाता है कि वो इस मामले की गहराई तक पहुंचेगा। मीटिंग के बाद शौता अपनी टीम से मिलता है और उनको ये सब इन्फॉर्मेशन बता देता है। तब तक सकुराको अपने लेसन्स के लिए जल्दी घर चली गई थी। जल्दी ही मिसेस उशिजिमा पेपर्स घुमाती है जिसमें शौता स्टूडेंट्स को मारता दिखा रहा है। वो उसकी आंखों पर काला डाल देती है जैसे ये बदनामी रोकने के लिए काफी है। क्यूरियस होकर वुल्फहाइम शौता से पूछता है कि वो इस मामले को कैसे सुलझाने वाला है। ये देखकर कि शौता कितना रिलैक्स्ड लग रहा है, माइलिन अलग सोचती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि पीटीए के खिलाफ उसका प्लान क्या है। ये अनजान मिलिटेंट पीटीए को नेटो का स्कूल वाला संस्करण कहता है, लेकिन उसकी टीम को समझ आता है कि उसको पीटीए क्या है नहीं पता। वुल्फहाइम उसको बताता है कि पीटीए एक चेकिंग ग्रुप है जो स्कूल के नियम पर नजर रखता है। ये सुनकर शौता रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो नियम सुधारने वाले साइड पर है। वुल्फहाइम एक्सप्लेनेशन मांगता है। शौता उसको बताता है कि वो बस बच्चों को थोड़ी तरबियत दे रहा था। माइलिन इससे पूरी तरह सहमत नहीं और उसको याद दिलाती है कि बहुत सारी चोट लगी थी। वो कहती है कि ये कोई गुस्से वाला टीचर ड्रामा नहीं और अब वो जमाना नहीं है। वुल्फहाइम फिर उससे कहता है कि बस शौदाजेरा बनाना है। वो लोग आगे पीछे बात करते हैं, यहाँ तक कि वुल्फहाइम उससे पूछता है कि क्या उसने पूरे मामले के पीछे वाले की इन्फॉर्मेशन निकाली है। माइलिन मुस्कुराती है और कहती है हाँ, उसने गुनहगार ढूंढ लिया है। वो उनको हिदेकी मोगुई की फोटोज दिखाती है, एक अमीर बेवकूफ जो पूरा प्लान बनाया था और वीडियो बनाया था शौता को फंसाने के लिए। वुल्फहाइम हिदेकी का मोटिव पूछता है और माइलिन बताती है कि हिदेकी को सकुराको से प्यार है, इसलिए उसको शौता से नफरत होगी जो लड़कियों में पॉपुलर है। वुल्फहाइम देखता है कि ये सिचुएशन कितनी परेशानी वाली है, क्योंकि वो हिदेकी को आम बदमाशों की तरह नहीं सुधार सकता, क्योंकि लड़का उससे बैर रख लेगा अगर वो ट्राई करेगा। माइलिन सहमत होती है, लेकिन कहती है कि मामला सुलझाना पड़ेगा। वो लोग इस पर सोचते हैं और हैरानी से शौता, जो चुपचाप रिपोर्ट पढ़ रहा था, किताब बंद करता है और कहता है कि वो 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो लोग क्यूरियस होकर डिटेल्स पूछते हैं और वो उनको बता देता है। उसी शाम को हिदेकी फ्यूज से लड़ता है कि उसने शोटेन को खत्म नहीं किया। इतने पैसे देने के बाद भी उसे गुस्सा आता है फ्यूज पे कि वो टीचर के साथ अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन फ्यूज कहता है कि शोटा बुरा आदमी नहीं है। फ्यूज को टीचर के बारे में अच्छा बोलते सुनकर हिदेकी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो फ्यूज को कहता है कि होश में आ और ये कोई ड्रामा नहीं है। हिदेकी फिर फ्यूज को वो आर्टिकल दिखाता है जो उसने छपवाया है और कहता है कि अब जल्दी ही शोटा को निकाल दिया जाएगा। फ्यूज आर्टिकल देखता है और फिर हिदेकी से कहता है कि उससे बात करना बेकार है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और जाते हुए हिदेकी से कहता है कि उम्मीद है तू कभी बदल जाएगा और जब वो दिन आएगा तो हम आर्केड में साथ जाएंगे।
फ्यूज के पीछे हटने पर हिदेकी गुस्से में पैर पटकता है और उसे डरपोक कहता है। वो फ्यूज को गरीब कहता है जो सिर्फ उसके पैसे के पीछे है। अकेला रह जाने पर हिदेकी सोचता है कि सब लोग शोटा के साथ नाच रहे हैं उसके अच्छे चेहरे की वजह से, तो वो टीचर को नरक दिखाएगा। उस रात देर से 3 एजेंट्स भेस में शहर में गाड़ी चला रहे हैं और उनके पास हिदेकी है जो रो रहा है, बांधा हुआ और मुंह बंधा हुआ।